हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अमेरिकन साइंस के इस नए वीडियो में। ये बिलियन का मेरा संभवतः लास्ट लेक्चर होगा, बस न्यूमेरिकल बचेंगे जो हम जल्दी करेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा था मूलता मूलता मूल प्रभाव, जो भी सांद्रता के पद थे, हेनरी का नियम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट का नियम, जो बोर्ड के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राउल्ट का नियम, किसका नियम बेटा? राउल्ट का नियम। हेडिंग लगाइए, राउल्ट का नियम। अच्छा, हेनरी का नियम आपको याद है? हेनरी का नियम आपको याद है कि आंशिक दाब समानुपाती होता था किसके? मोल अंश के। और वो किसके लिए होता था बेटा हेनरी का नियम? द्रव प्लस गैस के लिए। द्रव प्लस गैस, द्रव गैस का विलयन है। राउल्ट का नियम द्रव प्लस द्रव के लिए होता है। राउल्ट का नियम किसके? द्रव प्लस द्रव के लिए होता है। ठीक है, तो शुरू करें। इस राउल्ट के नियम को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब क्या होता है? कभी कुकर में दाल बनाई है? जब कुकर में दाल बनाते हैं हम लोग, तो जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो ऊपर भाप जैसा आता है कुछ, और सीटी में एक हल्का सा होल होता है, उससे वो जाता है और सीटी को कहाँ उठा देता है बेटा? ऊपर उठा देता है और सीटी बजने लगती है। तो यही होती है वाष्प दाब की ताकत। वाष्प द्वारा लगाया गया दाब, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। वाष्प दाब, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ठीक है, इस बात को थोड़ा बहुत समझिएगा। मैं आपको एक हेडिंग समझाना चाहता हूँ, साम्य वाष्प दाब क्या होता है। साम्य वाष्प दाब, मान लीजिए ये जल के अणु है, ये किसी बॉक्स में भरे हुए हैं, ये किसी बॉक्स में रखे हुए भरे हुए हैं, और बॉक्स है पैक। बॉक्स क्या है? पैक। तो कुछ दिनों बाद क्या होगा? बेचारे वाष्प बन के बेटे क्या शुरू करेंगे? उड़ना शुरू करेंगे। जल के लोग वाष्प बन के क्या शुरू करेंगे? उड़ना शुरू करेंगे। क्योंकि बर्तन क्या है? पैक। बर्तन क्या है? पैक। मतलब यहाँ पे भाप इकट्ठा होगी, इकट्ठा होगी, इकट्ठा होगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो भाप ऐसे जा रही थी वो कहाँ लौटने लगेगी? वापस। कहाँ आने लगेगी बेटा? वापस। सही बात है, जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वापस आएगी। एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि नीचे से जाने वालों की और ऊपर से आने वालों की व्यवस्था बराबर हो जाएगी। फिर से बात समझिए, जब पानी रहेगा तो धीरे धीरे भाप बनेगा, वो बर्तन पे तो कहीं जा नहीं पाएगा, तो ऊपर जाके भाप लगेगी। ठीक है, फिर बहुत ज्यादा लगने की वजह से फिर धीरे धीरे भाप कहाँ लगेगी? वापस। एक कंडीशन ऐसी भी आ गई कि जब जाने वाला जल है तो जल ही, और आने वाला जल, दोनों आपस में बेटा क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं साम्यावस्था। कौन सी अवस्था? साम्यावस्था। और इस कंडीशन को बोलते हैं साम्य वाष्प दाब। साम्य वाष्प दाब, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। ठीक, तो आई होप आपको वाष्प दाब समझ में आया हो। वाष्प दाब वही दाब है, वाष्प दाब वही दाब है जो वाष्प द्वारा लगाया जाता है। जेम्स वाट इसी के हिसाब से जो भाप का इंजन खोजा था, जेम्स वाट इसी के हिसाब से भाप का इंजन खोजा था। ठीक है, और रही बात उनकी राउल्ट की, राउल्ट ने वाष्प दाब के बारे में ही नियम दिया था कि अगर आपके पास द्रव प्लस द्रव का विलयन है तो जो वाष्प दाब होगा, जो वाष्प दाब होगा वह समानुपाती होगा किसके? मोल अंश के। जो वाष्प दाब होगा वो समानुपाती होगा किसके बेटा? मोल अंश के। ठीक है, तो यही राउल्ट का नियम है। और राउल्ट के नियम के लिए थोड़ा एक चित्र की सहायता से हम लोग फार्मूला निकालेंगे। थोड़ा शुद्ध अशुद्ध की, यहाँ तो मतलब शुद्ध की बात आती है, तो ध्यान से बात देखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए मैंने पानी ले लिया, खाली पानी है, सिर्फ और सिर्फ क्या बेटा? पानी। तो इसको बोलते हैं शुद्ध विलायक। क्या बोलते हैं? शुद्ध विलायक। खाली एक ही बंदा अगर बॉक्स में है तो वो क्या रहेगा बेटा? शुद्ध रहेगा। ये बर्तन है, स्टाइलिश बर्तन बना दे। इसमें क्या हो गया? ये हो गया शुद्ध विलायक पानी।
एक और द्रव द्रव का विलयन है जी, राहुल का द्रव द्रव के लिए लगता है, तो एक और डब्बा लेके आते हैं। इसमें क्या भरा हमने बेटा, इसमें जो हमारा है पानी मान लेते हैं, शुद्ध विलायक। चलो एक और बॉक्स लेते हैं, डब्बा टेढ़ा है, इसमें भरते हैं एल्कोहल। इसमें क्या भरते हैं, एल्कोहल भरते हैं। क्या भरते हैं बेटा, एल्कोहल। इसको भी क्या कर देते हैं, पैक। इसको भी क्या कर देते हैं हम लोग, फटाक से पैक। तो दोनों द्रव है, कंडीशन आएगी, ये सब क्या शुरू करेंगे, ये उड़ना शुरू करेंगे। लोग उड़ना क्या करेंगे, उड़ना में वाष्प बनना शुरू करेंगे, तभी तो वाष्प दाब का सीन आएगा। जब वाष्प रहने करेगा तभी तो दाब लगाएगा। चलो ये पहला मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, दूसरा। तो मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये दोनों विलायक है, ये दोनों क्या है, विलायक। ये भी शुद्ध, काय शुद्ध भैया, ये भी अकेले। तो इसको जल को हम दिखाएंगे P1 नाट से। नाट क्यों भैया, अगर शुद्ध रहेगा, क्या रहेगा, शुद्ध। शुद्ध के लिए हमेशा ऊपर नाट लगाएंगे हम लोग, और वन मतलब पहला मान ले, और इसका प्रेशर P2 नाट, क्योंकि हमारा दूसरा विलयन है। फिर समझिए 1 और 2 बस बता रहा है कि पहले नंबर पे हमारे पास पानी लिया था हमने, 2 बता रहा है कि दूसरे नंबर हमने क्या लिया बेटा, एल्कोहल लिया है। नॉट क्या बता रहा है, एक बटा लिखा, नॉट बता रहा है कि शुद्ध चीज हमने ली है, और 2 बता रहा है कि हम यहाँ पे क्या किया है, दूसरा विलयन लेके चले। और जब इन दोनों को मिला के विलयन बनाते हैं, इन दोनों को मिला के क्या बनाते हैं, विलयन। बटन पैक कर दें। ये क्या बन गया बेटा, विलयन। अरे दोनों को मिला दिए ना, क्या क्या, जल प्लस एल्कोहल, पैक बना दिया हम लोगों ने। विलयन, जल प्लस एल्कोहल मिलके क्या बना दिए बेटा, विलयन बना दिए। अब अगर विलयन में देखो, अकेले अकेले वाष्प दाब क्या था, जल का वाष्प दाब था P1 नाट। फिर से बात समझिए, जल का वाष्प दाब था P1 नाट, अकेले में एल्कोहल का वाष्प दाब था P2 नाट। हमने क्या किया, दोनों को मिला के एक कर दिया, दोनों को मिला के एक कर दिया। तो अब देखो ध्यान से, अब बात होगी विलयन में। किसमें, विलयन में। विलयन में जल का वाष्प दाब, विलयन में जल का वाष्प दाब, जल के लिए सिर्फ अब लगेगा P1। क्या लगेगा, P1। क्यों भैया, क्योंकि शुद्ध रहा नहीं ना, दो लोग मिल गए। उसी तरह जल का निकाले हो तो उसी तरह विलयन में एल्कोहल का निकाल लोगे। एल्कोहल का वाष्प दाब, एल्कोहल का वाष्प दाब बेटा P2। चलिए एल्कोहल का वाष्प मैं देखने गया था कि वेब दिख रहा है कि नहीं। एल्कोहल का वाष्प दाब P2। अभी तक बात समझ में आया आपको। ये वाष्प दाब तो बहुत छोटी बात थी कि वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब होता है। कोई भी अगर लिक्विड चीज आप रखते हैं, अगर वो टेम्परेचर के संपर्क में आएगी तो क्या बेटा, वेपर बनना शुरू करेगी। ठीक है, वेपर बनेगी, मतलब कोई भी चीज नहीं, मतलब अक्सर चीज है। जैसे पानी का होता है, गर्म करिएगा भाप बन के जाएगा, डब्बा रोक दोगे भाई भाप ऊपर रह जाएगा, वापस से वापस तो दाब प्रेशर लगाएगा ना, तभी तो दाल का ऐसे ढक्कन फेंकता है, भाप ट्रेन लेके भाग जाता है। यही की कंडीशन है। तो हमने क्या किया, एक में पानी लिया, एक में अल्कोहल लिया, दोनों प्योर थे क्योंकि अकेले थे, अकेले सिंगल सब्सटेंस है दोनों का। पानी भी अकेला, अल्कोहल भी। तो हम मान लिया इसका दाब P1 नाट है, इसका दाब P2 नाट है। हमने दोनों को एक ही बर्तन में घोल के बना दिया विलयन, जल प्लस एल्कोहल का बना दिया विलयन। फिर हम करें विलयन में जो जल का वाष्प दाब है P1 और एल्कोहल का वाष्प दाब है P2। अब हम जा रहे हैं राउल्ट का नियम लगाने। किसका नियम, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है, वाष्प दाब समानुपाती होगा किसके, मोल अंश के। वाष्प दाब स्टेटमेंट में लिखा है किसी विलयन में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है आपके। तो चले गए, तो पहले के लिए लगा गया P1 समानुपाती X1, शायद समानुपाती हटेगा तो बराबर लगेगा और कांस्टेंट आता है P1 नाट, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं।
नहीं जानते पी वन नॉट को? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक पहले वाले का, पहला वाले नंबर पे क्या था? जल, मतलब जब जल अकेले था तब उसका वाष्प दाब। उसी तरह दूसरे के लिए, अल्कोहल के लिए पढ़ते हैं P2 समानुपाते X2, तो P2 इक्वल टू P2 नॉट X2। अच्छा, अगर कहते विलयन का कुल वाष्प दाब, तब विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब, तो भैया दोनों को जोड़ दो, P बराबर P1 प्लस P2, मतलब P1 कहा भैया? P1 उधर है, P1 नॉट X1, अरे भैया P1 की वैल्यू है कि नहीं है? P1 नॉट X1 प्लस P2 की P2 नॉट X2, यही आपके राउल्ट का नियम। आई होप ये आपको समझ में आया हो। इसको आप फटाक से नोट करो बेटा, जल्दी नोट करिए इसको। नोट कर लिया? राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट है। राउल्ट के नियम से ही दो लोग पनपते हैं, जिनको बोलते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। इसको नोट करके हटाइए। हाँ, पेपर में इसे बनाइएगा तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट छोड़िएगा, आप पढ़ के आए हो। चलिए राउल्ट के नियम के आधार पे हम 2 विलयन पढ़ेंगे, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। कुछ नहीं करना है, एक लाइन का हलवा टॉपिक होने वाला है, एक लाइन का हलवा टॉपिक होने वाला है। अच्छा, राउल्ट के नियम का ग्राफ होता है, राउल्ट के नियम का क्या होता है? ग्राफ होता है। ये लाइन दे देते हैं वाष्प लाभ को, नहीं ये लाइन दे देते हैं मोल अंश को, ये लाइन किसको दे देते हैं? मोल अंश, मोल लिखा है यार, ग्राफ पता है राउल्ट का मोल अंश, और ये लाइन देते हैं किसको बेटा? वाष्प दाब को। तो मोल अंश में वाष्प दाब, मोल अंश आपको पता होगा, मोल अंश क्या होता है? x1 प्लस x2 बराबर 1। x1 प्लस x2, अगर x1 1 है तो x2 क्या होना चाहिए? 0। x1 1 है तो x2 बेटा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा कि मोल प्रभाव में x1 प्लस x2 क्या होता है? 1। अगर यहाँ पे x1 0 है तो x2 क्या होना चाहिए? 1। और ये दोनों मोल अंश और मोल प्रभाव एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? समानुपाती। मतलब ये जब मिनिमम होगा तो ये करीब करीब क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। यहाँ पे पढ़ेंगे ये जब मिनिमम होगा तो ये हो गया, ठीक है, यही होता है क्या? तो ऐसा ही होगा, बना लीजिएगा। ये x1 बराबर 1, मतलब जब दोनों जोड़ोगे ना तो दोनों का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक, नोट करिए। हाँ, तो ये ग्राफ हटाते हैं। खांसी आ रहा है। हाँ, आदर्श और अनादर्श विलयन। कैसे विलयन? आदर्श और अनादर्श विलयन एकदम इजी है, हलवा टॉपिक है। आदर्श और अनादर्श विलयन के अंदर भी कुछ हमको पढ़ना है। आदर्श विलयन बस सिंपल सा कहना है, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का क्या कहते हैं बेटा? पालन करते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। इसका उल्टा अनादर्श में नहीं लग जाएगा तो मैं लिख नहीं रहा उसको। अनादर्श विलयन वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का बेटा पालन नहीं करता है, ठीक है।
धनात्मक के लिए तो कुछ नहीं, ऋणात्मक के लिए एक बात होती है, अगर इस पालन नहीं करेगा, अनादर्श कैसे नहीं पालन करता वो हमको पढ़ना है। अनादर्श विलयन, जैसे ग्राफ ऐसा कुछ अपने को मिला था, ऐसे कुछ ग्राफ मिला था ना, मोल अंश और वास्तव के बीच, अंश लिख देते हैं मोल प्रभाव और वेपर प्रेशर। तो कुछ जैसे मैं इसको अपने क्या पढ़िए, जैसे मैंने आपको कहा बेटा 4 घंटे पढ़ लो, कितने घंटे? 4 घंटे। आप घर पे गए 8 घंटा पढ़ देंगे, कितना घंटा? 8 घंटा। तो आपने मेरी बात तो मानी नहीं, मतलब आपने मेरे से विचलन कर दिया, मतलब मेरी बात कुछ थी आपने कर दिया कुछ, लेकिन ये विचलन आपके लिए अच्छा है। मैंने 4 घंटा कहा था, आपने 8 घंटा पढ़ा, सर ऐसा कहाँ होता है? फिर भी मान लो क्या करना है। हाँ, मैं बोला 4 घंटे पढ़ो, आपने घर पे जाकर कितना पढ़ा लल्ला? 8 घंटा। तो आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने विचलन दिखाया, लेकिन ये विचलन आपके लिए अच्छा है, ये विचलन आपके लिए क्या है? अच्छा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? धनात्मक विचलन। कौन सा विचलन? धनात्मक विचलन। मतलब ग्राफ अगर ऐसे जाने लगे, ग्राफ कैसे जाने लगे? ऐसे ऊपर से, तो ये किसका हो जाएगा? मतलब पालन न करें नियम, लेकिन वो सिस्टम सही होता है। लेकिन मैं बोला 4 घंटे, आप घरे गए बैग फेंक दिए, भैया शुरू किए रील देखे, चल छैया छैया, तो आपने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। लेकिन ये विचलन बेटा आपके लिए बहुत भयंकर होने वाला है। तो ऐसे विचलन को हम लोग क्या बोलते हैं लल्ला? ऋणात्मक विचलन। कौन सा विचलन? ऋणात्मक विचलन। इंग्लिश में डेविएशन बोलते हैं विचलन को, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव। ये आदर्श अनादर्श कभी ये 4 बार नहीं पूछा है, एक ग्राफ आप पेपर में बनाइएगा जरूर। आदर्श अनादर्श 1-2 नंबर पूछा गया है। तो आदर्श विलयन वही विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, अनादर्श विलयन वही विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, अगली जो हेडिंग होने वाली है आपके बोर्ड के लिए बेहद जरूरी है, यहाँ से न्यूमेरिकल या परिभाषाएं लगातार बोर्ड में पूछी गई है। तो हेडिंग लगाइए, प्यारी सी हेडिंग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म बेटा हेडिंग लगाइए। तो क्या हेडिंग लगानी है? अणुसंख्य गुणधर्म। उम्मीद है कि आज हम लोग इसके चारों अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ लेंगे। 4 होते हैं, इसका तो नाम से ही पता चल रहा है कैसा गुणधर्म है। अणुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। ठीक, तो ऐसा गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है। लिख देता हूं, कैसे परिभाषा लिख दीजिए, वो आप बोल देंगे समझ में आएगा, या फिर हम भूल जाएंगे तो पेपर में क्या लिखेंगे। ऐसे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की, विलेय जानते हो ना, जो कम होता है, चीनी नमक, ऐसे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। मतलब कितना है, ज्यादा है कम है, यही तो होता है। ज्यादा चीनी रहता है तो मीठा मीठा लगता है, कम चीनी रहता है तो कम मीठा लगता है। ज्यादा इमली रहता है तो पानी ज्यादा खट्टा होता है, कम इमली रहता है तो कम खट्टा। तो मतलब डिपेंड करता है आप कितने हो। तो यही बात है, ऐसा गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है, न कि प्रकृति पे। कह रहा है भैया क्वांटिटी करिए, क्वालिटी पे मत ध्यान दीजिए। मतलब सामान ज्यादा मिलेगा, अच्छा मिले न मिले उसकी गारंटी नहीं, ऐसा लाइफ में नहीं होता है। सब लोग अच्छा लेते हैं, भले कम ले, लेकिन फिलहाल अणुसंख्य गुणधर्म कहता है ऐसा गुणधर्म जो विलेय की अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है, न कि प्रकृति पे। विलेय के अणुओं की संख्या गिनो और अणुसंख्य गुणधर्म फटाक से आप लोग क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो ये आपकी परिभाषा है, इसको नोट करिए। और अणुसंख्य गुणधर्म आपको 4 पढ़ने हैं। मैं पहले हेडिंग देखे क्या है, पढ़ाता चलूं कैसे, पहले लिख देता हूं।
अब इनकी स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक। कुछ शब्द है इसके अर्थ में आपको बताता हूँ अभी। क्वथनांक का उन्नयन। कैसे क्वथनांक तो पढ़े हैं? हाँ बेटा, 9 से पढ़ दिया है। हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, ठीक। चौथा परासरण दाब। कौन सा दाब? परासरण दाब। आप इसकी साथ लगाइए और पहली हेडिंग लगाते हैं और चलिए इसको पढ़ने फटाक से। चलिए चलिए। हो गया तो पहले हेडिंग लगाते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब जानते हो? जी सर, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। अवनमन, अवनमन मतलब कमी। अवनमन मतलब बेटा कमी। आपेक्षिक मतलब संबंधित। आपेक्षिक मतलब संबंधित। तो रीडिंग क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बात समझिए। कुछ मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और जो भी आप चारों गुण पढ़ने वाले हैं उनमें ये चीजें बार बार रिपीट होंगी। इसमें कह दूं अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील लोग। कैसे लोग? अवाष्पशील लोग। अवाष्पशील मतलब जिनका वाष्प ही न बने, जिनको अवाष्पशील विलेय लिखते हैं, पूरा नाम लिख देते हैं इनका। जैसे चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, ये सभी चीजें जिनका वाष्प न बने, मतलब जो विलयन में जा रहे हैं, आप कुछ भी करिए, इनका वाष्प से उड़ने वाले नहीं, अपितु एक दूसरे को उड़ने भी नहीं देते। तो बार बार इनको याद रखेगा अवाष्पशील विलेय को, ठीक है? ये बार बार आते रहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या देखिए, अवाष्प दाब का आपेक्षिक वाष्प दाब क्या होता है? सर डब्बा में पानी भरिए, बार बार आप यही कर रहे हैं। डब्बा में पानी भरेंगे, कुछ देर बाद पनिया उड़े लगेगा जी, पानी क्या करने लगेगा? उड़े लगेगा। फिर एक कंडीशन ऐसे है कि दोनों साइड बराबर होगा, फिर इसे चापेगा ऊपर से ना, चापेगा। तो चापने को दाब बोलते हैं। जैसे तुम लोग नहीं चापते हो टिफिन, दोस्त की भी टिफिन खा जाते बेटा तुम लोग ने, तो वाष्प क्या लगेगा यहाँ पे? दाब। तो वाष्प दाब हमको क्या करना? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन वाष्प दाब में कमी। हटाते नाम बहुत कठिन लग रहा है, सिंपल सा लिखते हैं, केमिस्ट्री की भाषा समझ में नहीं आती। वाष्प दाब में कमी, सिंपल था। अब मजा आ रहा है? कहो कहो, अब मजा आ रहा है, ठीक है? तो वाष्प दाब में कमी कैसे की जाए, मतलब क्या व्यवस्था? अच्छा देखिए, कमी कैसे होगी? वाष्प दाब मतलब ये जो दाब लगाएगा उसी में क्या करनी है बेटा? कमी करनी है। अगर कोई व्यवस्था कर दे, कोई व्यवस्था कर दे कि वाष्प उड़े ही ना, उतना वाष्प न बने तो ना वहां पहुंचेगा, ना इकट्ठा होगा, ना उतना दाब लगाएगा। हम कह देंगे भैया वाष्प दाब में क्या आ गई है? कमी आ गई है। तो हम क्या करेंगे? शुद्ध विलायक, थोड़ा सा इसमें नमक चाहे चीनी डाल दें तो उतना पानी कहाँ उड़ेगा बे?
इसमें अगर नमक चाहे चीनी, उतना पानी उड़ेगा ना, पानी उड़ेगा उतना, मैं कह रहा हूँ उड़ेगा, लेकिन उतना नहीं उड़ेगा जितना पहले उड़ रहा था, तो पानी कम उड़ेगा, कम इकट्ठा होगा, कम दाब, वही पानी तो दाब लगा था वापस आके उसी का वाष्प वेपर, तो कम इकट्ठा होगा वाष्प, कम दाब लगाएगा, कम दाब लगाएगा तो हेडिंग में मिलेगी जी वाष्प दाब में कमी। ऐसा हुआ कब? जब कैसे विलायक में? शुद्ध विलायक में। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, उसे काहे नहीं उड़ने देगा। अभी जल के भी यहाँ आके चीनी बैठ जाएगा, यहाँ चीनी बैठ जाएगा, यहाँ चीनी, यहाँ चीनी, यहाँ चीनी, यहाँ चीनी, यहाँ चीनी, यहाँ चीनी, चीनी को पानी चीनी में तो कैसे पता चलेगा? हो तगड़े हो तुम। तो यही है, तो ये सबको अपने तो अपने उड़ेगा नहीं, पानी को भी बहुत कहेगा तू न तोड़, तू मत उड़, तू मत उड़, होता नहीं दोस्त, अपने तो पड़ेगा नहीं। चल मैं तुझको बता दूंगा, सर को पढ़ाए दे, घर पे बता दूंगा, घर पे भैया सोया है। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या की लल्ला? उसके वाष्प दाब में कमी आती है। क्या आती है? कमी। इसी को क्या कहते हैं? इसे हेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडिंग कहते हैं, है ना? हेडिंग लिख देना पेपर में। हेडिंग क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षित, और फटाक से डिफिनेशन नोट करो। जल्दी 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 गली गली तेरी राह चली। नोट के तो फार्मूला निकालेंगे नहीं क्या इसके लिए? राउंड को बुलाते हैं। तो कब हुआ होगा? पहले तो शुद्ध था, तो शुद्ध चीज का सर P1 नॉट मानते हैं। बाद में तुम लोग क्या बोल दियो बे? पानी प्लस नमक, पानी प्लस नमक, तो वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? कमी। फिर हमारे पानी का यहाँ पे क्या था? P1 नॉट, बाद में पानी का क्या हो गया? P1। ये बात याद रखिएगा। जब विलयन हो गया, विलयन में पानी का वाष्प दाब P1, शुद्ध जब था तो P1 नॉट, शुद्ध रहेगा तो नॉट नॉट लगाएगा। ठीक, तो चलो बेटा आगे चलिए बेटा। जी सर, चलिए अभी राउंड को भी बुलाएंगे। इसमें राउंड का नियम लगता है। इसमें किसका नियम लगता है? राउंड का नियम। उसके लिए फार्मूला लगाते हैं, समझ में आया तुमको ना? जब पानी में तुम लोग नमक मिला दोगे तो पानी बहुत कम उड़ता है, और कम उड़ेगा भैया तो वाष्प कम बनेगा, वाष्प कम बनेगा तो दाब कम लगेगा। यही को तो हम लोग कहते हैं वाष्प दाब में कमी, या वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन। राउंड का नियम क्या कहता है? राउंड का नियम भैया यही कहता है, नहीं कहता है? ठीक है, ऐसे कहता था। याद करो, तुम लोग ऐसे कैसे कह सकते हो? अभी अभी तो पढ़े हैं कि राउंड का नियम यही कहता है। सर यही तो कहता है, लेकिन गलती आप किए हैं। यहाँ पे अक्षर लगाइए ना सर, क्या नाम है? ये तो हो गया किसका? पानी का विलयन। मैं लिख दे रहा हूँ, विलयन क्या है? नॉट की वजह से आप इसको पढ़ा शुद्ध विलायक, लेकिन P1 क्या है? विलयन में पानी का वाष्प दाब, क्योंकि विलयन में ये शुद्ध नहीं रहा, ये शुद्ध हो गया बेटा। तुम भी लोग अच्छे से रहा करो, नहीं तो बहुत जल्दी अशुद्ध हो जाओगे। हो गया। चल मान लेते हैं कमी जो है, कमी आई है, कमी को मान लेते हैं डेल्टा P1। क्या मान लेते हैं? कमी हम लोग मान लेते हैं बेटा डेल्टा P1 मान लेते हैं। तो अरे डेल्टा छोटा छोटा के लिए लगाता है, वाष्प दाब में कमी पूरा नहीं लिखे है, वाष्प दाब में कमी। तो कमी कैसे निकालोगे? जो पहले शुद्ध था पहिलका वाले में से, पहले शुद्ध था तो ये था, पहले P1 नॉट, बाद में बेचारा P1 हुआ तो P1 को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। हमें लग रहा है आपको P1 का मान पता है। P1 का मान यहां से ला के रखो बेटा। अरे यार खाली कैलकुलेशन बचा है,
x1 p1 ए नॉट, कुछ कॉमन है क्या? जो कॉमन है कॉमन करिए, कॉमन जब करिएगा तो 1 माइनस x1 यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ भाई, मोल प्रभाज के लिए क्या पढ़े हो? मोल पर पूरा सारी बातें पेपर में लिखना, जैसे जैसे लिखा है यहाँ पे लिख देना, वास्तुदात में कमी। अच्छा अब हुई ना बात, जैसे भैया कौन कहता है, राहुल कहता है, तुम हो लोग यार। तो इतना हुआ। मोल प्रभाज क्या कहता है? मोल प्रभाज कहता है x1 प्लस x2 बराबर 1। x1 को चलो भाई, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस x1 होगा। देख x1 प्लस x2 मोल प्रभाज, मतलब दोनों के मोल अंशों का विलय में दोनों का मोल अंश जोड़ने पे एक होना चाहिए, उधर क्या माइनस हो गया। 1 माइनस x1 को आप क्या लिख सकते हैं? x2 लिख रहे हैं। तो P1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा? P1 नॉट x2, P1 नॉट x2। फटाक से इसको छापिए आप लोग। जल्दी 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 जल्दी। छाप लिए। थोड़ा अगर इसी को ऐसे लिखे, मान लो डेल्टा P1, डेल्टा P1 कहाँ है? यहाँ पे, बराबर P1 नॉट माइनस P1 अपान x2 लाइन कौन सी मिली है? P1 x2। इसका प्रयोग बार बार पेपर में किया जाता है, ठीक है? तो बताओ इसका क्या सीख है? क्या है? अरे मैं इसको पैक कर दूंगा, मैं कुछ कह नहीं रहा था। इसको हम क्या करिए बेटा, पैक करिए। चाहिए देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं? P1 से P1 क्या कर सकते हैं बेटा? काट सकते हैं। तो क्या मैं लिख सकते हैं? डेल्टा P1 अपान P1 नॉट माइनस P1 बराबर इधर है 1 अपान x2, या उल्टा कर देगा सबको भाई। P1 नॉट माइनस P1 डेल्टा P1 बराबर x2। मोल प्रभाज आ गया ना, यही होता है। बात समझो, हमने कहा हमको मोल प्रभाज के पदों में आंसर लाना था, तो हमने यहां से उठाया समीकरण मानने का, डेल्टा P1 समीकरण 1, ठीक है, और x2 वाला क्या है बेटा? यहाँ पे समीकरण 2। जिसको ज्यादा तकलीफ है वो ये कर दे, 1/2। तो जैसे ही भाग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड का बेटा राइट हैंड साइड में। तो डेल्टा P1 ये इसका हो गया और P1 इसका, दोनों का भाग कर दिया। इसका देखो सेम हमने लिखा, P1 से P1 क्या हो गया? कट गया। जो बचा था ये इधर आ गया, उनको वही रहने दिया, फिर पक्षांतर किया, उल्टा किया, ये हमको मिला आंसर। ये गुणा भाग जोड़ घटाना है, आप कर लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो वास्तुदात का अपेक्षिक अवनमन। अब चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ। कहाँ चलते हैं? अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। डिस्टर कहाँ हो गया अपना? डिस्टर डिस्टर डिस्टर। अगली हेडिंग है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, सब में एकदम सेम परिभाषा रहेगी। थोड़ा सा अगर दिमाग लेके चलोगे ना, तो जो 3 है, 4 में से जो 3 लोग हैं उनकी परिभाषा सेम रहेगी और फार्मूले इसका तुम्हारा थोड़ा हट के होता है। अब जो आएंगे, अभी तक मोल प्रभाज का सिस्टम में आए। अच्छा x2 को आप क्या लिख सकते हैं? मोल प्रभाज का क्या सिस्टम होता है? x2 बराबर, जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखिए, टोटल को कहाँ रखिए? नीचे रखिए। मोल प्रभाज डिस्टर गिर रहा है। अगली हेडिंग है बेटा क्वथनांक का उन्नयन। अगली हेडिंग क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन।
डेल्टा टीवी से इसको दिखाते हैं। टी से टेम्परेचर, बी से बॉइलिंग, बॉइलिंग मतलब उबलना। क्वथनांक क्या होता है? जब कोई चीज उबले शुरू करता है, क्वथनांक। उन्नयन मतलब बढ़ना होता है। उन्नयन मतलब बेटा क्या होता है? बढ़ना, बढ़ना, बढ़ाना नहीं। उन्नयन मतलब बढ़ना, मतलब क्वथनांक, क्वथनांक मतलब उबलना। जब कोई चीज क्या करने शुरू कर देती है? उबलना शुरू कर देती है, तो इसका क्वथन बिंदु होता है। नहीं, पानी। बात समझिए। अभी यही पढ़ना है, जैसे पानी है 100 डिग्री पे लेके गए भैया, उड़े लगी, उबले लगी, उबल के वाष्प होने लगेगी ना, तो 100 डिग्री नीचे जाओगे तब क्या करेगी? जमना शुरू कर देगी। 0 डिग्री पे जाओगे तो ऐसा कुछ होगा, जब जो भी है वो, मतलब ऊपर जाओगे तो पानी उबलने लगेगा, नीचे आओगे तो पानी जमने लगेगा। एका बोलते हैं हिमांक, एका बोलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक, बॉइलिंग, फ्रीजिंग। बी फॉर बॉइलिंग, एफ फॉर फ्रीजिंग। क्वथनांक का उन्नयन। अच्छा, उन्नयन पहले हेडिंग समझो। मतलब क्वथनांक का उन्नयन मतलब पानी मान लीजिए 100 डिग्री पे उबल रहा है, उन्नयन मतलब बढ़ाना होता है। मतलब क्या था? बढ़ाना। अगर हम इसको 105 कर दें तो हमने क्वथनांक बढ़ा दिया इसका। हमने इसका क्वथनांक क्या कर दिया बेटा? बढ़ा दिया। हमने इसका क्वथनांक क्या कर दिया भाई? यही चीजें करनी है, क्वथनांक का उन्नयन करना है। तो मान लीजिए कोई चीज जल्दी उबल रही थी, कोई चीज जल्दी उबल रही थी, हमको कुछ ऐसा करना है कि वो देर में थोड़ा उबले, तो क्या करेंगे? चलिए बताओ। उसमें कुछ अवाष्पशील चीज मिला दें, जो जल्दी वाष्पन, मतलब अवाष्पशील चीज मिला दें, तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो परिभाषा लिखिए। परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा से वही है, जब कोई अवाष्पशील विलेय, उसी परिभाषा पर लिख लीजिएगा। जब कोई अवाष्पशील विलेय किसी विलायक में मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बेटा कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का क्या कहते हैं? उन्नयन। इसे किससे दिखाते हैं? क्या है? इसको दिखाते हैं बेटा डेल्टा टीवी से। और ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? हिस्मालय में गया रे, मोललता। क्या होता है? मोललता, मोललता। याद रखिएगा परिभाषा। मोललता का फॉर्मूला कौन बोलेगा? विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा, किलो में है तो किलो रहेगा। तो डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आता है केबी, जिसको बोलते हैं केबी को उन्नयन, उन्नयन मोलल स्थिरांक। उन्नयन मोलल स्थिरांक। नोट करिए, इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा बड़ा करते हैं हम लोग, थोड़ा डीप में लिखते हैं। चलिए फॉर्मूला थोड़ा बड़ा करें क्या? एक बात याद रखिएगा, हम यहाँ पे विलायक के लिए 1 यूज करने वाले हैं और विलेय के लिए क्या यूज करने बेटा? 2। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा होता है फार्मूला। मोललता का फार्मूला लिखने जा रहे हैं और कुछ नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है? तो डेल्टा टीबी बराबर केबी, केबी करने को विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलायक का भार। अगर भार ग्राम में लिखना है, ग्राम में, तो ऊपर 1000 से क्या कर देते हैं? पूरा कर देते हैं। सिंपल है, किलो में रहता तो फिर वही सवाल में बदलना पड़ेगा आपको। सवाल में अक्सर ग्राम ही करके देता है। विलेय के मोल, मोल का फार्मूला भार बटा के अणु भार, भार बटा के अणु भार। तो विलेय के मोल भार को W से और अणु भार को किससे लिखा जाता है बेटा? M से। अणु भार को किससे लिखा? याद रखिए, ये विलेय का निकाल रहा है, विलेय का, तो ये W2/M2। फिर से मैं बता रहा हूँ, विलेय के लिए 2 यूज कर रहे हैं। विलेय के मोल मतलब विलेय का भार बटा अणु भार। भार को
W स्मॉल w से विलेय का आया तो 2, ये W m2 क्या है, मोलर द्रव्यमान किसका, इसका। ये अभी तो विलेय के मोल हुआ है। ये देखिए इसको भार बटा अणुभार लिखेंगे, भार ऊपर अणुभार नीचे, तो अणुभार ऑलरेडी नीचे लिख दिया है। चलिए इधर हो गया, गुणे 1000 था तो 1000 लिख दिया। विलायक का भार किस चीज में, ग्राम में। विलायक, विलायक के लिए क्या यूज करना है बेटा, 1, मतलब W1। यही होता है फार्मूला। आप सिंपल रखिएगा, जब किसी विलयन में, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसको क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यह क्वथनांक में आई हुई वृद्धि को टीबी से दिखाते हैं, और ये डेल्टा टीबी जो होती है मोललता की बेटा क्या होती है, समानुपाती। और ये रहा फार्मूला, फटाक से नोट करिए, फटाक से नोट करो। अरे भाई तबीयत खराब। अगले रीडिंग बेटा रही क्वथनांक का उन्नयन। अब आएगा हिमांक, क्या आएगा, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, हिमांक मतलब जमना होता है, तो अवनमन मतलब जमने की प्रक्रिया में थोड़ी सी क्या करनी है, कमी। हिमांक को घटाना है, तो वही काम करना है। उसमें भी आप ले जाके अवाष्पशील विलायक मिला देंगे और फटाक से भैया हिमांक में क्या हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा। परिभाषा सेम हो जाएगी, हम डायरेक्ट फार्मूला निकाल रहे हैं। देखिए सबके लिए वही अवाष्पशील विलेय काम कर रहा है, परिभाषा उससे मिला लीजिएगा। और इसको भी डेल्टा टी एफ, एफ मतलब फ्रीजिंग, ये भी मोललता के बेटा क्या होता है, समानुपाती। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एफ, के एफ इंटू एफ। एम के लिए फार्मूला लिख दो भैया, एम के लिए फार्मूला तो लिख दो। एम क्या है, मोललता। मोललता मतलब विलेय के मोल। विलेय के लिए क्या यूज कर रहे थे हम लोग, विलेय के लिए 2, विलेय के लिए 2 और विलायक के लिए बेटा 1। तो विलेय के मोल, मोल का फार्मूला भार बटा के अणुभार, ये भार ये बटा के अणुभार, 2 यूज कर 2 लिख दो, बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक 1, द्रव्यमान मतलब भार किस चीज में, 1 ग्राम में है तो 1000 से ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यही होता है, ठीक। इसको आप नोट करिए, परिभाषा वही सेम रहेगा। अच्छा, केव का नाम नहीं बताया। हिमांक का अवनमन, अवनमन मोलल स्थिरांक, अवनमन मोलल स्थिरांक, ठीक है। इसको नोट करिए, नोट कर बेटा। परासरण दाब, परासरण दाब, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस बोलते हैं परासरण को, और पूरी प्रक्रिया ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब। कभी नोटिस किए हो, अगर कोई पत्ती तोड़ो और उसको एकदम साफ पानी, एकदम अच्छे पानी में डालो तो पत्ती हरी भरी रहती है। कोई गुलाब तोड़ो, उसको अच्छे पानी में, गुलाब एकदम कहते हैं बेटा हरा भरा। वही अगर आप उसमें नमक घोल के किसी चीज को डालिए तो सिकुड़ जाता है। वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि विलायक के कण अंदर जाते हैं,
विलायक के कण क्या जाते हैं अंदर, खाली विलायक के कण ही अंदर जा सकते हैं, बात आप नोट कर लीजिए, क्योंकि उनमें जो आपके पेड़ पौधे थे, जो आपका फल था, उनमें एक झिल्ली होती है, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली, जो बहुत ही महीन कणों को आर पार जाने देती है, बहुत ही महीन कणों को क्या करने देती है, आर पार जाने देती है। जैसे मान लो कोई गिलास है, गिलास में क्या भरा है, पानी, यहाँ पे इससे एक दूसरी गिलास जुड़ी हुई है, इसमें हमने वही अपनी प्लास्टिक लगा दी, कौन, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जिधर सांद्रता ज्यादा रहेगी, एसपीएम विलायक के कणों को, विलायक के कणों को जाने की छूट देता है, छूट है, हेडिंग तो किए नहीं लोग, परासरण दाब, ऑस्मैटिक प्रेशर, बस समझो। वो गुलाब का पत्ता क्यों हरा रह गया, आपने पानी में डाला, क्यों, क्योंकि उसने पानी ले लिया ना, अभी आप घुसोगे पानी आप पी पाओगे, आप नहीं पी पाओगे, क्योंकि पेड़ पौधों में एसपीएम होता है, अपने उत्तक उत्तक के अंदर होता है, वो पानी को जाने देता है, इसलिए वो हरा भरा रहता है। वही नमकीन वाले जल में भैया गड़बड़ा जाता है, सीन सिकुड़ने लगता है। तो आसान किधर से किधर, परासरण की परिभाषा यही से आएगी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से बेटा कम सांद्रता की ओर, ठीक है, नोट करें इसको। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसका प्रवाह, विलय नहीं जाएगा, विलायक जाएगा ना, पानी के लोग महीन होते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर लिखी दें, विलायक का प्रवाह। उष्मागतिकी में उष्मा का भी तो यही सीन था, ज्यादा से कम की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है, ठीक है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह, पानी का जाना, ये क्या कहलाता है बेटा, परासरण। बात परासरण दाब क्या होता है, तो यही रोकना है, यही काम हमको क्या करना है, रोकना है। ऊपर से दाब लगा दिए, ऐसे पिस्टन लगाए, ऊपर से इसको दबा दिए, पानी कहाँ जाएगा, जा पाएगा, जो आ रहा था दबा दिए इधर जाएगा। तो दाब लगाकर, ये तो हो गया परासरण की परिभाषा। परासरण दाब देखिए आसान है जी, आप क्या करेंगे, एसपीएम से, और एसपीएम के अंतर्गत से होकर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक का जाना, क्या करता है, परासरण। परासरण दाब, इसी काम को रोक देना, मोहब्बत के दुश्मन आ गए। दाब लगाकर परासरण की क्रिया को क्या करना, दाब लगाकर परासरण की क्रिया को, दाब लगाकर परासरण की क्रिया को रोकना क्या कहलाता है बेटा, परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। दाब लगाकर परासरण की क्रिया को जब हम रोक देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, परासरण दाब। इसे पाई से दिखाते हैं, हो गया परासरण दाब। बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, ये चित्र जरूर बनाना रखूं। इसे किसे दिखाते हैं, पाई से। दो चीजों पर निर्भर करता है, सी पे और निर्भर करता है टी पे। समान में तो लिख दें, पाई समय पर सी टी, फार्मूला आता है पाई बराबर सी आर टी, वेयर आर इज कांस्टेंट। और क्या बेटा, कांस्टेंट है। अच्छा, सी बराबर क्या होता है, सांद्रता। सी क्या है, सांद्रता। सांद्रता मतलब विलय के मूलों की संख्या बटा आयतन। सांद्रता मतलब विलय के मूलों की संख्या बटा आयतन, तो लिख रहे हैं N/V/RT।
अच्छा, एक प्रकार का दाब है, पाई एक प्रकार का क्या पी लिख रहे हैं, पी से भी बहुत लोग दिखाते हैं। तो ये अगर पी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एन अपॉन वी इंटू आर टी। वी जब भाग कर रहा है क्या करेगा, गुड़ा, पी बी बराबर एन आर टी। कभी 11 में मिला था क्या है आदर्श गैस समीकरण, क्या है आदर्श गैस समीकरण, नोट करो। ये यहीं पे खत्म होता है, यहीं पे क्या होता है, मतलब चारों प्रक्रिया करता है। पराशर दाब एसपीएम से अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कणों का जाना अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परासरण कहलाता है। बाहर से दम लगा के, बल लगा के परासरण के काम को रोकना परासरण दाब होता है। फार्मूला यही है, पाई बराबर सी आर टी। ठीक है, चलिए पाठ की लास्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। इसको आप नोट करके रखें बेटा, जल्दी नोट करो। हटा, लास्ट हेडिंग है जो पिछली बार बोर्ड में पूछी गई थी, असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान नाम से यह स्पष्ट है भैया। असामान्य मतलब ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य नहीं, या तो उससे ज्यादा होना चाहिए था या तो उससे क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो असामान्य है, जिस मतलब जितना आना चाहिए था उतना आया वो नहीं है। ऐसा क्यों होता है, तो दो चीजें, दो कारण इसका होता है। दो कारण, पहला वियोजन और दूसरा संगुणन। मैं ऐसे ही बस आपको बता रहा हूं संगुणन। और सामान्य मोलर द्रव्यमान की परिभाषा आप लिखेंगे कि जब किसी विलयन में विलय विलायक को मिलाया जाता है, या तो वियोजन या तो संगुणन के कारण उनका मोलर द्रव्यमान जो होता है वास्तविक द्रव्यमान से कुछ अलग आता है। फिर से बात सुनिए, असामान्य मोलर द्रव्यमान वो द्रव्यमान होता है कि जो किसी विलयन में उनके प्रेक्षित मान से कुछ अलग आता है। वास्तविक मान से मतलब जब वास्तविक मान आपको जो पता होता है वो आना चाहिए, वो नहीं आता, उससे हट के आता है, तो ऐसे द्रव्यमान को असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसका पहला कारण तो वियोजन। मान लीजिए आपने पानी में NaCl थोड़ा या थोड़ा तो जाते भैया हो जाएंगे Na प्लस Cl निगेटिव, समझे, CaCl2 थोड़ा, फिर Ca डबल पॉजिटिव 2Cl निगेटिव। वियोजन में क्या होता है, एक लोग एक से अधिक लोगों में टूटते हैं तो होता है वियोजन, इससे भी असामान्य मोलर द्रव्यमान प्रभावित होता है। संगुणन में भी यही लफड़ा होता है। संगुणन में आप दो लोग मिलकर एक लोग को बनाएंगे, संगुणन में दो लोगों को आप जोड़ेंगे A प्लस B मिलकर भैया एक के बना देंगे AB, तो इधर भी लफड़ा। मतलब वियोजन में एक लोग एक से अधिक लोग में टूटते हैं तब भी मोलर द्रव्यमान ज्यादा कम आता है, और सामान्य में होता है तो ये आता है मतलब संगुणन जब होता है दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं और एक लोग बन जाते हैं तब भी मोलर द्रव्यमान गड़बड़ा जाता है। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान को नापने के लिए एक व्यवस्था बनाएगी वन हाफ गुणांक। क्या बनाएगी, वन हाफ ने एक नियम दिया जिसको वन हाफ गुणांक कहते हैं, आई से दिखाते हैं। इसको बेटा किससे दिखाते हैं, आई से। इसका बस यही काम था, वन हाफ गुणांक का बस इतने काम है, और सामान्य मोलर द्रव्यमान की क्या करना, मतलब मात्रा निकालना, तो कुछ करना नहीं है। इसने कहा आई आपको यदि निकालना है तो वियोजन या संगुणन से पहले कणों की संख्या और बैक साइड में उसने लिखा
वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या। वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या, दोनों का आप निकाल लीजिए अनुपात। मतलब वियोजन या संगुणन से पहले आपके पास कितने कण थे? हो गया ना गलत? सॉरी गलत हो गया यहाँ बेटा, माफी चाहते हैं। वियोजन या संगुणन बाद वाला ऊपर रहेगा। वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या, वियोजन या संगुणन के पहले कणों की संख्या। अगर दोनों का अनुपात निकालते हैं तो उसी को आई कहते हैं, 1/2 गुणांक आई। फिर से असामान्य मूलक द्रव्यमान क्या होता है? जितना द्रव्यमान आना चाहिए था विलयन का नहीं आता, उससे ज्यादा आता है या उससे क्या आता है? कम। इसके दो रीजन होते हैं, वियोजन या संगुणन। वियोजन में विलय दो भागों में टूट जाता है, जबकि संगुणन में दो विलय मिलके क्या होता है भैया? समूहित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। दोनों कंडीशन में मूलक द्रव्यमान हो जाता है, गड़बड़ा आ जाता है। इसको नापने के लिए 1/2 ने नियम 1/2 गुणांक उसने कहा भैया वियोजन या संगुणन के बाद जितने लोग हैं, वियोजन या संगुणन के पहले जितने लोग हैं, दोनों लोग का क्या दे दीजिए? भाग दे दीजिए और आपको मिल जाएगा क्या? असामान्य मूलक द्रव्यमान। नोट करो बेटा, नोट करिए। अब 3 कंडीशन है आपको पहचानने की। आई है ना, या तो आई 1 के बराबर हो सकता है, या तो आई 1 से बड़ा हो सकता है, या तो आई 1 से, अगर आई 1 है 1/2 गुणांक 1 के बराबर है तो न वियोजन हुआ है, वियोजन या संगुणन नहीं हुआ है। क्यों बेटा? नहीं हुआ है, ना वियोजन हुआ है ना क्या हुआ है? संगुणन। आई का मान 1 से बड़ा है तो यहाँ क्या हुआ है? संगुणन। आई का मान 1 से छोटा है तो यहाँ क्या हुआ बेटा? वियोजन। ठीक है, तो ये सिंपल था। गलती पे गलती कर रहे हैं। आई का मान अगर 1 से बड़ा है तो बेटा होगा वियोजन। आई का मान 1 से बड़ा है तो वियोजन। आई ऐसा रटने चीज है। आई का मान अगर 1 से छोटा है तो यह होगा संगुणन। क्या होगा? संगुणन। अब 1/2 गुणांक के आधार पे आई का मान आपको हर क्वेश्चन में दिया जाएगा। पहली बात, 1/2 गुणांक के आधार पे अणु संख्य गुणधर्म के चारों फार्मूले में कुछ करेक्शन करते हैं। 1/2 गुणांक के आधार पे अणु संख्य गुणधर्मों के चारों फार्मूलों में कुछ क्या होता है बेटा? करें कुछ नहीं होगा। जो राइट हैंड साइड होगा उसमें आई से गुणा होता चला जाएगा। जो राइट हैंड साइड होगी उसमें आई से क्या होता चल जाएगा? गुणा। फिलहाल आप इसको नोट करिए। 1 होगा तो कुछ नहीं हुआ है, 1 से बड़ा होगा आई भैया तो वियोजन हुआ है, 1 से छोटा होगा तो संगुणन हुआ। नोट करो। तो 1/2 के आधार पे वो सिस्टम बनाते हैं जो आपके 4 अनुसंख्य गुणधर्म थे। कौन कौन थे जी? पहला क्या था? वास्तव का अपेक्षित अवनमन P1 माइनस P1 अपान P1 बराबर x2। यही था ना? P1 देख लेते हैं। P1 माइनस P1 अपान P1 बराबर x2। दूसरा क्या था? वो डेल्टा टीवी बराबर क्या था बेटा? KB इंटू स्मॉल एम। तीसरा क्या था? TF बराबर KF इंटू स्मॉल एम। और चौथा क्या था? अभी पराश्रदा वाला पाई बराबर CRT। तो 1/2 के अनुसार सब में यहाँ पे करेक्शन होगा और आई से क्या होगा? चला जाएगा, गुणा होता चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये 1/2 के मूलक द्रव्यमान के हिसाब से अगर सवाल पूछता है तो आप आई का मान आपको दिया है, ठीक, और आई का मान हमने आपको निकालने के लिए भी बताया है। बाद वाले अणुओं की संख्या, पहले वाले अणुओं की संख्या दोनों की भाग करें।
तो बिलियन में सिर्फ अब बचा क्या, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल लेके जल्दी एक सीरीज में हाजिर होते हैं और आपको सारे न्यूमेरिकल इससे कराते हैं, बोर्ड में पूछे गए न्यूमेरिकल कराते हैं। अगर किसी टॉपिक में अभी भी आपको दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क करिए। और कमेंट में तो सवाल देना संभव नहीं है, लो भैया अपने सवाल यहाँ भेजिए। जल्द से जल्द हम प्रयास करेंगे कि आपको क्या दे सकें, जवाब दे सकें। तब तक के लिए मेडिकल साइंस के साथ बने रहें। धन्यवाद।